देखी जाने वाली ब्रह्मांड लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैली हुई है। ये माना जा सकता है कि ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे हम नहीं देख सकते उससे कहीं बड़ा होगा। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि मानव मस्तिष्क इसे समझने में असमर्थ है, कम से कम अभी तक। हालांकि कुछ सिद्धांतों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड उतना बड़ा नहीं है जितना हमें लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हबल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस पुल से ले जाने की कोशिश करेंगे जो मैक्रो और माइक्रो दुनिया को जोड़ता है। हबल। आधुनिक आंकड़ों के अनुसार वह हिस्सा ब्रह्मांड का जिसे फिलहाल देखना संभव नहीं है लगभग 20 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास का हो सकता है। बस कल्पना कीजिए, उन आंकड़ों के आधार पर जो हमारे पास हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश अंतरिक्ष खाली होना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जांचे गए अंतरिक्ष के हिस्से में पदार्थ की मात्रा काफी कम है। जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हम विशाल बर्फीले खाली स्थान देखेंगे। ये इसलिए ब्रह्मांड एक परमाणु में समा जाए। क्या यह बेतुका लगता है? संदेह में जल्दी मत कीजिए। यह सिद्धांत, जो अधिक दार्शनिक कल्पना जैसा लगता है, शायद इतना अविश्वसनीय नहीं है। लेकिन पहले याद करें कि आप पदार्थ के बारे में क्या जानते हैं। कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों, परमाणुओं से बना होता है। ये छोटे कण ही वह आधार हैं जिस पर हमारे लिए परिचित ब्रह्मांड टिका हुआ है। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल उपकरणों की मदद से भी हम वास्तव में उन्हें देख नहीं सकते। दिलचस्प तथ्य, वास्तव में हम यह भी पर्याप्त निश्चितता के साथ नहीं जान सकते कि वास्तव में परमाणु कैसा दिखता है। यह केवल वैज्ञानिक सैद्धांतिकी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि हम अपनी आंखों से परमाणुओं को नहीं देख सकते, यह साबित माना जाता है कि स्वयं परमाणु भी छोटे उपपरमाणविक कणों से बने होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क। आजकल यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि परमाणु इतने अधिक और छोटे होते हैं कि औसत वयस्क व्यक्ति का शरीर लगभग 7 ऑक्टिलियन परमाणुओं से बना होता है। हम आपको याद दिलाते हैं कि इस संख्या को 27 शून्य के साथ 7 के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बस इस संख्या की कल्पना करें। परमाणु अपनी बारी में भी अपनी संरचना और जटिल संरचना रखता है, और यही वह है जो माइक्रो विश्व की अविश्वसनीय थ्योरी के बारे में सोचने की अनुमति देता है। परमाणु अंदर से कैसा दिखता है? स्कूल के पाठ्यक्रम से रसायन विज्ञान में आपने निश्चित रूप से याद किया होगा कि परमाणु एक नाभिक से बना होता है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बनता है और इसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से। यह मॉडल, जिसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में प्रस्तावित किया था, को परमाणु की ग्रह मॉडल कहा गया। वास्तव में यह तुलना स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर परमाणुओं की गति सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के समान होती है। इसके अलावा इस मॉडल को कभी खारिज नहीं किया गया और यह आधुनिक अनुसंधानों द्वारा भी पुष्टि की जाती है, इस टिप्पणी के साथ कि इलेक्ट्रॉनों की गति का वर्णन क्वांटम यांत्रिकी के नियमों से किया जाना चाहिए, न कि शास्त्रीय से। यानी सबसे छोटी कण जो पदार्थ की आधार है कि संरचना कुछ हद तक सौर मंडल के समान है, क्या यह भौतिकी के नियमों द्वारा निर्धारित एक साधारण संयोग हो सकता है? Или в этом сходстве скрыто нечто большее, गराज़ более фантастическое? हम इस प्रश्न पर बाद में लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। हमारी ब्रह्मांड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यह सुनने में बेतुका लगता है ना? ऐसा संख्या तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी नहीं संभाल सकता, मानव मस्तिष्क की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन केवल एक है, यही वह परिकल्पना है जिसे एक इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड सिद्धांत कहा जाता है, जिसे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तुत किया था, और यह शुद्ध कल्पना की तरह लगती है। इसके अनुसार दुनिया में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अंतरिक्ष और समय में इतनी तेजी से चलता है कि हमें लगता है कि वे बहुत सारे हैं। केवल एक कण ही उस सब को आकार देता है जिसे हम पूरी ब्रह्मांड मानते हैं। ये आपको कैसा लगता है? बेशक इस सिद्धांत को बहुत अधिक समर्थक नहीं मिले, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों की समानता के सिद्धांत के कारण एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से प्रयोगात्मक रूप से अलग करना असंभव है। इसे खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसा है यह विरोधाभास। लेकिन चलिए वापस आते हैं परमाणु की संरचना और उन अविश्वसनीय सिद्धांतों पर जो यह उत्पन्न करता है। चलिए कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब देने की कि वस्तु का आकार क्या होता है।
इस शब्द के सामान्य और परिचित अर्थ के बावजूद वास्तव में आकार की अवधारणा काफी रहस्यमय और सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, हमारे चारों ओर की दुनिया हमारे आकार के अनुसार बनाई गई है क्योंकि इसे हमने बनाया है, लेकिन प्रकृति की रचनाओं के साथ सब कुछ इतना सरल नहीं है। हमारे लिए पहाड़ विशाल होते हैं, ग्रह इतने बड़े होते हैं कि उन्हें समझना असंभव है, लेकिन चींटियां और सभी सूक्ष्म जीवन रूप साधारण छोटे से लेकर सूक्ष्म तक। लेकिन क्या चींटियां खुद को छोटा मानती हैं? क्या वे समझती हैं कि वे दिग्गजों की दुनिया में रहती हैं? शायद नहीं। उनका संसार उनके लिए उतना ही सामान्य है जितना हमारा संसार हमारे लिए, जबकि अंतरिक्षीय वस्तुओं की तुलना में हम सूक्ष्म भी नहीं हैं। बात और भी छोटी मापों की है। यह विचार रोंगटे खड़े कर देता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। महान डरावनी और फंतासी के मास्टर हावर्ड फिलिप्स लवक्राफ्ट ने अपनी रचनाओं में अनंत ब्रह्मांड के सामने मानवता की नगण्यता के विचार को बढ़ावा दिया। और यहाँ हम अपने वीडियो के मुख्य प्रश्न पर आते हैं। स्किट, क्या होगा अगर हमारी ब्रह्मांड एक सुई की नोक पर समा सकती है? क्या होगा अगर सौरमंडल केवल एक परमाणु है जो किसी अन्य पदार्थ के असंख्य ऐसे ही परमाणुओं में से एक है? इस संस्करण से आगे बढ़ते हुए ये मान लेना तर्क संगत है कि उन परमाणुओं और कणों में भी जिनसे हमारा और आपका अस्तित्व बना है, पूरे संसार समाहित हो सकते हैं। इसका मतलब है, जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, अनंतता वास्तव में कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही लगता है हमारी वास्तविकता वास्तव में किसी अन्य वास्तविकता के उपपरमाणु स्तर पर हो सकती है। ठीक उसी तरह हमारे उपपरमाणु स्तर पर भी पूरे संसार हो सकते हैं और ये अनंत तक चलता रहता है, पैमाने के घटने और बढ़ने की दिशा में। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अविश्वसनीय की जांच करना हमारा काम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपनी झांत ब्रह्मांड को देखते हैं, उसमें काम करने वाले नियमों का अवलोकन करते हैं, तो हम आसानी से इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सब कुछ सूक्ष्म कणों जैसे कि परमाणु से शुरू होता है और विशाल आकाशीय पिंडों और पूरे तारकीय समूहों पर समाप्त होता है। सब कुछ आपके आज के दोपहर के भोजन से लेकर हाल ही में खोजे गए किसी एक्सोप्लैनेट तक एक ही निर्माण सामग्री से बना है। वैज्ञानिक दुनिया का सपना, सब कुछ की एक सिद्धांत का पता लगाना। सूक्ष्म और विशाल दुनिया के संबंध का प्रश्न इस सिद्धांत पर काम करने में एक महत्वपूर्ण ईंट है। क्वांटम यांत्रिकी और शास्त्रीय भौतिकी को मिलाकर युवा वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को संभवतः हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति और यहाँ तक कि उसके परे की चीजों को समझने में सफलता मिल सकती है। आखिरकार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे लोकप्रिय संस्करणों में से एक के अनुसार ये अनंत रूप से घनी और साथ ही छोटी एक विंध्यता के रूप में शुरू हुई थी। फिर इस छोटी सी बिंदु से यह सभी झात सीमाओं में फैल गई। इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, छोटे से कुछ बहुत बड़े में। क्या आपको भी लगता है कि यह उस बात से मेल खाता है जो हमने आज माइक्रो के बारे में बताया? और मैक्रोकॉस्मोस में? हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, बिंदु परमाणु के बराबर नहीं है। वह सिंगुलैरिटी जिसने बिग बैंग की शुरुआत की, अपने छोटे आकार के बावजूद पूरी ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक सब कुछ समेटे हुए थी, और इसे एक परमाणु से उत्पत्ति कहना सही नहीं होगा। एक और जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, वह सब कुछ समझाने के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार है। इस अविश्वसनीय रूप से जटिल कई व्याख्याओं वाली थ्योरी का मुख्य विचार यह है कि परमाणु वह गोलाकार वस्तु नहीं है जिसकी आकृति और बाहरी रूप हम स्कूल से याद करते हैं, बल्कि यह तार या उनके जैसा कुछ है। इन कंपन करने वाली तारों के बीच के संबंधों में विज्ञान के लगभग सभी ज्ञात पहलू शामिल हैं। शास्त्रीय भौतिकी के नियम, जिनमें गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है, और साथ ही क्वांटम यांत्रिकी। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में भी कमजोरियां हैं। बहुत कुछ समझाते हुए ये कुछ मामलों में, जैसे कि डार्क मैटर, पर अटकने लगती है, जहां स्ट्रिंग थ्योरी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक लंबे समय से डार्क मैटर के सिद्धांत को स्ट्रिंग थ्योरी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2018 के अंत में स्वीडिश वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी का एक नया संस्करण प्रकाशित किया, जिसके अनुसार हमारी ब्रह्मांड एक लगातार विस्तार हो रहे बुलबुले की सीमा पर मौजूद है। यह संस्करण हमारे परिचित 4 आयामों, 3 स्थानिक और 1 समय को खारिज करता है, और यह हमें सुझाव देता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को केवल इस बुलबुले की सतह पर कंपन के रूप में माना जाए। बुलबुले के अंदर या उससे दूरी पर जो कुछ भी होता है, वह एक रहस्य बना रहता है। आपको ये संभावनाएं कैसी लगती हैं?
हम केवल एक छोटी सी सभ्यता हैं, एक बिंदु, एक छोटे से वास्तविकता के टुकड़े में जो एक बुलबुले की सतह पर स्थित है, जो स्वयं भी कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हो सकता है। संभवतः हमारा पूरा संसार केवल एक प्रोटॉन या क्वार्क है, केवल एक छोटी सी वास्तविकता का कण। हम इसे क्यों महसूस नहीं करते? क्या आपके धूप के चश्मे में शामिल परमाणु यह महसूस करता है कि वह केवल एक परमाणु है जिससे प्लास्टिक बना है? लेकिन क्या इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है? आखिरकार हमें केवल आभारी होना चाहिए कि हमारा विशाल घर, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, ऐसी अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड एक अद्भुत स्थान है जो अज्ञात घटनाओं और महाकाव्य घटनाओं से भरा हुआ है। इनमें से सबसे आश्चर्यजनक हैं गामा विस्फोट। वे भयानक ऊर्जा उत्सर्जन के साथ होते हैं जो शक्तिशाली विस्फोटों के परिणाम स्वरूप होते हैं। सौभाग्य से ऐसे घटनाएं आकाश गंगाओं में देखी जाती हैं जो पृथ्वी से अत्यधिक दूर हैं। अगर स्थिति अलग होती तो सौरमंडल और मानवता के पास जीवित रहने का शायद ही कोई मौका होता। गामा विस्फोट क्या होते हैं और वे किस प्रकार के होते हैं? आमतौर पर गामा विस्फोटों को छोटे और लंबे में विभाजित किया जाता है जो मिलीसेकंड से लेकर 1 घंटे या उससे अधिक तक चलते हैं। यह घातक लेकिन दूर से भी प्रभावशाली घटना एक अपेक्षाकृत संकीर्ण किरण होती है जो लगभग प्रकाश की गति से विपरीत दिशाओं में जाती है। यह सुपरनोवा के विस्फोट के क्षण में प्रकट होता है और न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल के जन्म के जादुई क्षण को चिह्नित करता है। यह एकमात्र परिदृश्य नहीं है। कभी कभी गामा विस्फोट न्यूट्रॉन सितारों के विलय के समय भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो स्विफ्ट अंतरिक्ष वेधशाला ने दर्ज किया वह पारंपरिक व्याख्याओं से परे है और यहाँ तक कि थोड़ा डरावना भी है। आज हम बात करेंगे विशाल GRB रिंग के बारे में, जो 9 गामा विस्फोटों से बना है और ब्रह्मांड की झांत सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। पहली बार गामा विस्फोट के रूप में इस घटना के बारे में 2 जुलाई 1967 को बात की गई। बात यह थी कि अमेरिकी जासूसी उपग्रह वेला प्रणाली ने एक अजीब चमक दर्ज की, जिसका स्रोत न तो वायुमंडलीय या अंतरिक्षीय घटनाएं हो सकती थीं और न ही परमाणु परीक्षण। ऐसी खोज पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, इसलिए गामा विस्फोटों की उत्पत्ति को समझाने के लिए सैकड़ों संभाव्य मॉडल प्रस्तावित किए गए और इस विषय पर 5000 से अधिक वैज्ञानिक कार्य प्रकाशित किए गए। वैसे गामा विस्फोट को कैसे पकड़ा जा सकता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक विधि के कारण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगों को कवर करता है। इस वीडियो में हमें सबसे कठोर आयनीकरण विकिरण से संबंधित वे तरंगें दिलचस्पी देती हैं जिनकी सीमा में गामा किरणें पाई जा सकती हैं। पहले गामा विस्फोट की खोज के बाद जो GRB 670 सेम 9 के तहत दर्ज किया गया था, इस प्रकार की कई अन्य खोजें हुईं। ये छोटे, लंबे, पास, दूर और अन्य गवाही थे जो गहरे अंतरिक्ष में भयानक विस्फोटों के परिणाम थे। शुरुआत में वैज्ञानिक अनुमान लगाने में उलझे हुए थे कि इतनी तीव्र उत्सर्जन का कारण क्या हो सकता है। दूसरा सवाल यह था कि ये उत्सर्जन कहां से आ सकते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था कि ये घटनाएं कहीं और नहीं बल्कि सीधे हमारी आकाशगंगा में हो रही घटनाओं की गूंज हैं। लेकिन जब गामा विस्फोटों का अध्ययन एक नए स्तर पर पहुंचा तो यह स्पष्ट हो गया कि ये घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और आमतौर पर आकाशगंगा की सीमाओं से कहीं अधिक दूर होती हैं। इस बीच गामा विस्फोटों की सूची बढ़ती रही, लेकिन जो जुलाई 2015 में हंगरी और अमेरिकी खगोलविदों के समूह द्वारा खोजा गया, उसने वैज्ञानिक समुदाय को हिला दिया। इस खोज से पहले निम्नलिखित हुआ। विभिन्न समयावधियों में दुनिया की कई वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया और इन सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक विशेष संरचना की खोज की गई है जो हमसे अविश्वसनीय रूप से दूर है। वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? 5.6 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला विशाल गामा विस्फोटों का छल्ला ब्रह्मांड में सबसे बड़े वस्तुओं में से एक माना जाता है, जो महान दीवार हरक्यूलिस उत्तरी मुकुट के बाद सूची में है।
पृथ्वी से इस रहस्यमय संरचना की दूरी भी प्रभावशाली है, 9 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष। दृश्य रूप से यदि इसे ग्रह की सतह से देखा जाए तो 9 गामा विस्फोटों से बना ये अंगूठी आकाश में पूर्ण चंद्रमा के व्यास से 70 गुना अधिक है। उल्लेखनीय है कि सभी बिंदु विस्फोट पृथ्वी से समान दूरी पर हैं। सवाल उठता है, ये विशाल संरचना क्या है और इसका उत्पत्ति क्या है? कुछ अनुमानों के अनुसार टाइटैनिक गोला एक प्रकार की प्रक्षेपण है जो एक साथ हुए विस्फोटों का प्रतिनिधित्व करता है, वरने वे बारी बारी से एक अपेक्षाकृत छोटे समय अंतराल में विस्फोटित हुए जो लगभग 250 मिलियन वर्षों का है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना अत्यंत दुर्लभ है और इस तरह की संरचना के बनने की संभावना 20,000 में से 1 है। और फिर भी यह क्या है? एक अनुमान यह है कि हम एक विशाल सुपर क्लस्टर के साथ काम कर रहे हैं जिसने एक विशाल डार्क मैटर के गुच्छे को घेर रखा है। लेकिन सबसे साहसी परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। कुछ खगोलविद जो इस वस्तु का अवलोकन कर रहे हैं मानसिक रूप से पहले से ही बड़ी संरचना को और भी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखित सिद्धांत के समर्थक दावा करते हैं कि हम केवल आंतरिक डिस्क देख रहे हैं जबकि बाहरी डिस्क का व्यास 10 से 12 अरब प्रकाश वर्ष तक पहुंचता है। यदि यह सच है तो जायंट जीआरबी रिंग सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचना का दावा कर सकती है, लेकिन ब्रह्मांडीय सिद्धांत का कहना है कि ऐसे समूह असंभव हैं क्योंकि ब्रह्मांड की समदिशता आकस्मिक उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं देती। Собственно, это означает также нереальность существования колоссальных галактических стен, открытых астрономами в минувшие годы. Какой вывод можно из этого сделать? Либо космологическая теория в чем-то неверно трактует реалии Вселенной, या 9 गामा विस्फोटों द्वारा इतनी सटीक रूप से परिभाषित सुपर संरचना केवल खगोल भौतिकविदों की कल्पना में ही मौजूद है। ऐसे आवेग कितने खतरनाक हो सकते हैं? गामा विस्फोटों से प्राप्त ऊर्जा के पैमाने को थोड़ा समझने के लिए उनकी तुलना किसी परिचित चीज से करना आवश्यक है, जैसे कि सूर्य से। यदि मान लें कि हमारा सूर्य एक दिन थर्मोन्यूक्लियर बम की तरह फट जाएगा तो इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा एक क्षणिक विस्फोट के बराबर होगी और वह भी सबसे शक्तिशाली नहीं। ऐसा विस्फोट पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारे लिए घातक हो सकता है। बस कल्पना कीजिए, कुछ ही सेकंड में इतनी भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी कि इसकी तुलना आकाश के हर हेक्टेयर पर परमाणु बम के विस्फोट से की जा सकती है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, वातावरण पृथ्वीवासियों की मदद नहीं करेगा। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर विस्फोट निर्दिष्ट दूरी से 100 गुना अधिक दूरी पर होता है तब भी पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए परिणाम बहुत ही दुखद होंगे। Соответственно, प्रत्येक गामा विस्फोट हजारों प्रकाश वर्ष के दायरे में सभी जीवित चीजों को नष्ट करने में सक्षम है। सौभाग्य से यह घटना तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है, लेकिन डायनासोर के विलुप्त होने को ध्यान में रखते हुए जो संभवतः ऐसी ही एक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था, पृथ्वी की जैव मंडल को महत्वपूर्ण क्षति समय समय पर कम से कम कुछ 100 मिलियन वर्षों में एक बार होती है। वैसे कुछ गामा विस्फोटों को बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है, भले ही वे सौर मंडल से अरबों प्रकाश वर्ष दूर हों। लेकिन चलिए वापस आते हैं उस अज्ञात गोलाकार संरचना पर जो अंतरिक्ष की गहराइयों में खोजी गई है। वैज्ञानिक यह सवाल कर रहे हैं कि इतनी विशाल संरचना का कारण क्या हो सकता है। विभिन्न समयों में गामा विस्फोटों के संभावित कारणों के रूप में काले छिद्र, धूमकेतु, विशाल तारे और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय ब्रेन भी माने गए थे। लेकिन अब खगोलविदों ने लगता है कि निर्णय कर लिया है और संदेह के दायरे को न्यूट्रॉन सितारों और सुपरनोवा तक सीमित कर दिया है। वर्तमान में दुर्भाग्यवश यह सटीक रूप से स्थापित करना असंभव है कि इतनी विशाल संरचना वास्तव में देखी जा रही क्षेत्र में है। इसलिए खगोलविदों के अनुमान अधिकतर अटकलों जैसे हैं। लेकिन दुनिया उम्मीद नहीं खोती। संभव है कि जल्द ही नई अधिक उन्नत वेधशालाएं आएंगी जो ब्रह्मांडीय अंधकार में और भी गहराई तक झांक सकेंगी ताकि इस ब्रह्मांडीय अलमारी के सभी कंकालों को खोजकर बाहर निकाल सकें। मनुष्य विकास की उच्चतम अवस्था पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बौद्धिक रूप से उन्नत प्रजाति है।
ज्ञान प्राप्त करना होमो सेपियंस की मूलभूत आवश्यकता है। अथक जिज्ञासा के कारण मनुष्य ने जीवन को अधिक आरामदायक बना दिया, अन्य प्रजातियों को अपने अधीन कर लिया और आत्मविश्वास से अंतरिक्ष की दूरियों को छूने का प्रयास किया। और यद्यपि कार अब सपनों की सीमा नहीं रही और कंप्यूटर पुस्तकालय की कल्पना से हर घर में आ गया है, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम बिल्कुल बच्चे हैं। और ऐसी ही एक क्षेत्र है वस्तुओं को दूरी पर टेलीपोर्ट करना। यह विज्ञान कथा लेखकों के पसंदीदा विषयों में से एक है, जो हमेशा समय से आगे रहते हैं और वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को प्रेरणा देते हैं। टेलीपोर्टेशन के बारे में अल्फ्रेड बेस्टर, टाल क्लेन, स्टीफन किंग ने लिखा है, लेकिन अगर काल्पनिक रचनाओं में टेलीपोर्टेशन का विस्तार से वर्णन किया गया है तो वास्तविक दुनिया में सब कुछ उतना उज्ज्वल नहीं है। इस क्षेत्र में विकास लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब तक महत्वपूर्ण परिणाम बहुत कम हैं। क्या काल्पनिक उपन्यासों की कहानियां हकीकत बन सकती हैं या टेलीपोर्टेशन उन्हीं के पन्नों पर रह जाएगी? यह इतना सुविधाजनक लेकिन अत्यंत जोखिम भरा स्थानांतरण का तरीका मानवता के लिए प्रगतिशील छलांग बन सकता है या अभिशाप? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टेलीपोर्टेशन यह शब्द लैटिन से लिया गया है और ले जाना और दूर शब्दों से बना है। यदि प्रक्रिया को सरल शब्दों में वर्णित किया जाए तो यह वस्तु को ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर तुरंत स्थानांतरित करने का सुझाव देता है। यह शब्द 1931 में अमेरिकी लेखक शोधकर्ता चार्ल्स फोर्ड द्वारा पेश किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अवधारणा में टेलीपोर्टेशन के कई प्रकार शामिल हैं, जिसमें 21वीं सदी में सबसे लोकप्रिय क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी शामिल है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में गंभीरता से बात की गई थी 1993 में एक लेख के प्रकाशित होने के बाद, जिसमें इस घटना का वर्णन किया गया था। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली की गति से स्थानांतरण की बात नहीं की गई थी, यहाँ तक कि अब भी हम इससे अत्यधिक दूर हैं। प्रयोग केवल प्राथमिक कणों के साथ किए गए थे और यह जादू जैसा दिखने पर भी इसका जादू से कोई संबंध नहीं है। प्रक्रिया की मूल बात को समझने के लिए इस तथ्य को एक स्वयं सिद्ध के रूप में स्वीकार करना होगा कि सभी वस्तुएं सूचनात्मक एल्गोरिदम का एक सेट हैं। मनुष्य भी अपवाद नहीं है। इसलिए टेलीपोर्टेशन का अर्थ मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी का स्थानांतरण है। फोटोनों के मामले में यह कुछ इस प्रकार दिखता है। प्रेषक के पास एक कण होता है एक निश्चित क्वांटम अवस्था में, जिसे वह प्राप्तकर्ता को सटीक विवरण के माध्यम से भेजना चाहता है। इस चरण में ध्यान सटीकता पर दिया जाता है, न कि तेजी पर। लेकिन अगर सैद्धांतिक आधार मौजूद है तो क्या इसका मतलब है कि टेलीपोर्टेशन जल्द ही हमारे लिए वास्तविकता बन सकता है? चार्ल्स बेनेट ने पहली बार गणितीय रूप से साबित किया कि ऐसा संभव है। हालांकि उन दिनों में किसी ने इन गणनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू करने के बारे में नहीं सोचा था। अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अज्ञात घटनाएं भी खोजी गईं, जैसे कि ब्लैक होल, जिनका अस्तित्व आज तक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। बाद में जो हुआ वह हॉलीवुड फिल्मों के उन दृश्यों से बिल्कुल अलग था, जहां एक और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टेलीपोर्टेशन की मदद से धूमधाम से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक भौतिक वस्तु को नहीं बल्कि उसके क्वांटम स्थिति की जानकारी को स्थानांतरित किया गया है। और यह पहले से ही एक बड़ा वैज्ञानिक उपलब्धि है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जानकारी के मैनुअल से नए स्थान पर मूल वस्तु को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित करना संभव है। वैसे टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया हमें रोजमर्रा में भी परिचित है, क्योंकि इसे फैक्स के साथ तुलना की जा सकती है। प्रेषक स्वयं दस्तावेज नहीं भेजता, बल्कि उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भेजता है। प्राप्तकर्ता को आवश्यक दस्तावेज की सटीक प्रति मिलती है, और फिर भी फैक्स और टेलीपोर्टेशन के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। दूसरे मामले में मूल वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और एक बिल्कुल अलग स्थान पर पुनर्जीवित होती है। तो क्या है यह क्वांटम दुनिया, और क्या यह सामान्य से अलग है? हाँ, और बहुत अधिक। एक स्पष्ट उदाहरण है कण, जो सुपरपोजिशन में होते हैं। आप खुद ही निर्णय करें। वास्तविकता में एक व्यक्ति एक साथ जीवित और मृत नहीं हो सकता। वास्तविकता वस्तु को एक ही स्थिति चुनने के लिए मजबूर करती है, लेकिन क्वांटम वास्तविकता ऐसी नहीं है। इसमें कण श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह एक ही समय में दोनों स्थितियां ले सकते हैं, जब तक कि कोई उन्हें देख नहीं रहा।
दूसरे शब्दों में एक प्रकार का एक पर दूसरे का अध्यारोपण होता है। यही श्रोडिंगर का विरोधाभास है। बिल्ली बंद डिब्बे में बैठी है जिसमें सैद्धांतिक रूप से किसी भी समय एक उपकरण सक्रिय हो सकता है जो डिब्बे में जहरीली गैस छोड़ता है, और जब तक डिब्बा नहीं खोला जाता मुरलिका की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना असंभव है। गैस का जाल आकस्मिक रूप से काम कर सकता है और इस परिणाम की संभावना ठीक 50% है। इस प्रकार पर्यवेक्षक के लिए डिब्बे में बिल्ली एक साथ जीवित और मृत है। इसे समझना काफी कठिन है और यह आश्चर्यजनक नहीं है। कई दशकों तक दुनिया के महानतम दिमाग इस दिमाग को झकझोर देने वाली जानकारी को पूरी तरह से नहीं समझ सके, लेकिन यही है क्वांटम भौतिकी की संरचना, और इसमें अभी भी मानवता के श्रेष्ठ दिमागों को लंबे समय तक समझना बाकी है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन कैसे काम कर सकती है? इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वयन के लिए एक शर्त का पालन करना आवश्यक है: दो मौलिक कणों की पारस्परिक उलझन। यह अज्ञात संबंध कणों को विशाल दूरी पर भी एक दूसरे की स्थिति को पढ़ने की अनुमति देता है। इस अद्भुत प्रश्न पर चर्चा करते समय अक्सर आइंस्टीन की प्रसिद्ध उक्ति का उल्लेख किया जाता है: भगवान पासे नहीं खेलते। यहाँ पासों का क्या संबंध है? वे वैज्ञानिक विवाद के विषय से सीधे संबंधित हैं, क्योंकि समानताओं की ओर मुड़कर उलझन की प्रकृति को समझना आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो पासे हैं जिनका योग 6 होता है। यदि आप उनमें से एक को फेंकते हैं और वह 2 दिखाती है तो खिलाड़ी को बिना देखे भी दूसरे पासे का मान पता चल जाएगा। यही स्थिति उलझी हुई क्वांटम कणों के साथ भी है। ब्रह्मांड सब कुछ इतना जटिल क्यों बनाता है? क्या करें, जीवन की सरलता का वादा हमें शुरू से ही नहीं किया गया था। यह घटना समझने में कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उल्लिखित सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। इस दिशा में प्रयोग 1 दशक पहले शुरू हुए थे। इनके प्रवर्तक वियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंटोन जाइलिंगर थे। प्रयोग की शुरुआत कैनरी द्वीप समूह में हुई। पाल्मा द्वीप की प्रयोगशाला में फोटोन की एक जोड़ी बनाई गई। उनमें से एक को बाद में पड़ोसी टेनेरिफ भेजा गया, जो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। कण ने सचमुच लेजर किरण पर सवार होकर यात्रा की। इसके बाद सुपरपोजिशन में मौजूद फोटोनों के साथ तीसरी कण जुड़ गई, टेलीपोर्टेशन के लिए उम्मीदवार। इसके बाद फोटोन सी, जो कि पाल्मा द्वीप पर मौजूद कण ए के साथ संपर्क करता है और काम हो जाता है। वैज्ञानिक टेनेरिफ से उलझे हुए फोटोन बी की स्थिति जान लेते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया तकनीकी है। बी सटीक रूप से सी की प्रतिलिपि बन जाता है, यानी टेलीपोर्टेशन हो गया। अगर वैज्ञानिक विवरणों को छोड़ दें तो ऐसा होता है कि मूल की जानकारी दूसरी जगह पर पहुंच गई, जहां उचित कौशल के साथ समान नमूना पुनः प्राप्त किया जा सकता है। Но как это все может помочь в главном вопросе? Возможно телепортация человека? Сможем ли мы путешествовать, не прибегая к помощи звездолетов и прочих устройств? Теоретически да, но на практике все не так просто. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले टेलीपोर्टेशन केबिन, जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और उनमें अलग अलग स्थित उलझी हुई जोड़ी। तीसरी केबिन में वह वस्तु होनी चाहिए जिसे स्थानांतरित या यदि चाहें क्लोन किया जाना है। कंप्यूटर उसकी स्थिति को उलझी हुई कणों के साथ तुलना करता है और टेलीपोर्टेशन बिंदु पर जानकारी भेजता है, जहां वस्तु की एक प्रति बनाई जाती है। निस्संदेह सब कुछ केवल कागज पर ही सुचारू होता है। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर ने जानकारी गलत तरीके से स्कैन की तो आपकी जगह टेलीपोर्टेशन केबिन में कहीं वीनस पर फलों की मक्खी, स्कोलोपेंद्रा या साधारण आलू दिखाई देगा और पहले की स्थिति में लौटने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि मूल सामग्री नष्ट हो चुकी है। आप कहेंगे, क्या कंप्यूटर गलती कर सकता है? कौन जानता है। आखिरकार हमारे शरीर में लगभग 7 ऑक्टालियन परमाणु हैं, जो दृश्य ब्रह्मांड में सितारों से अधिक हैं। यदि इस संख्या में न्यूरॉनल कनेक्शन जोड़ दिए जाएं और उन्हें सही क्रम में जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रौद्योगिकी के वर्तमान चरण में ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से फंतासी जैसा है।
लेकिन अगर निकट भविष्य में सुपर कंप्यूटर दिखाई देते हैं जो विशाल मात्रा में जानकारी को संसाधित करने में सक्षम हैं, तो यह संभव है कि मानवता एक और प्रगतिशील छलांग लगाए। वर्तमान में हम टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट्स का सक्रिय रूप से अवलोकन कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि क्या इन आकाशीय पिंडों पर जीवन है, और क्वांटम टेलीपोर्टेशन के विकास के साथ यह समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लोग न केवल व्यक्तिगत रूप से ग्रहों का अध्ययन कर सकेंगे बल्कि उन पर पर्यटन यात्राएं भी आयोजित कर सकेंगे। क्या टेलीपोर्टेशन मानवता को पहले स्तर की सभ्यता के करीब ला सकता है? हाँ, लेकिन एक अप्रिय पहलू है। भले ही सब कुछ योजना के अनुसार हो, क्या टेलीपोर्ट किया गया व्यक्ति अपनी अनोखी पहचान के लक्षण बनाए रखेगा? वैसे इसी तरह की समस्या उन वैज्ञानिकों के सामने भी आती है जो मानव मस्तिष्क को सुपर कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर लोड करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि टेलीपोर्टेशन की मदद से केवल निर्जीव वस्तुओं को ही स्थानांतरित किया जा सके, न कि जीवित प्राणियों को, क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि वास्तव में क्या हर व्यक्ति को अद्वितीय व्यक्तित्व बनाता है। इन सवालों का जवाब भविष्य के मनोवैज्ञानिकों को देना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के नैतिक पक्ष को हल करना तकनीकी पक्ष की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इस बीच जबकि भौतिक विज्ञानी टेलीपोर्टेशन केबिनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, बिना अंतरतारकीय यात्राओं और व्यक्तित्व के संरक्षण की समस्याओं के बारे में सोचे, हम जानते हैं यह अवश्य ही पूरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रकाश की गति से तेज यात्रा के लिए नई विचार प्रस्तुत करें। आइए मिलकर भविष्य को करीब लाएं।